नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय किसान यूनियन। हम लोग पॉपुलर मूवमेंट्स कर रहे हैं और ये आपका 12th का चैप्टर है जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो हमने जो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पिछले 2 टॉपिक्स लिए थे पॉपुलर मूवमेंट के। अब हम आगे चलेंगे, अब हम करेंगे भारतीय किसान यूनियन। तो भारतीय किसान यूनियन जो है ये भी एक पॉपुलर मूवमेंट में शामिल है और ये जो मूवमेंट है इसका स्टार्ट होने का कारण है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे 1988 के करीब ये स्टार्ट हुआ। करीबन 20,000 फार्मर्स जो थे वो मेरठ सिटी में दे ऑल हैव गैदर्ड and they were protesting against the government policy regarding electricity rates because the states which were the farmers of which state they belong to, like they were belonging to the western side of the country, Punjab, Haryana, Western UP, and now they are protesting because they have done the work under the Green Revolution. So they have revolutionized their agriculture. So now they wanted that they should get the subsidy from the government. So now the farmers, they were protesting because they were not getting the subsidy from the government, and they had the higher electricity rates also. ज़्यादा बिजली उनको देनी पड़ रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। वो उन्होंने बोला कि जब हमने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमने अपने आप को ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा अपनी एग्रीकल्चर को हमने ज्यादा इम्प्रूव किया, तो हमें भी वैसे ही अमेनिटीज गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो ये जो प्रोटेस्ट है इनका, ये इन्होंने शुरू किया और खासकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो किसान थे वो इसमें आके शामिल हो गए। अब इनका जो ये प्रोटेस्ट है ये इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन ये ज्यादा इन्होंने उसको वायलेंट नहीं रखा और ये नॉन वायलेंट ही रहा, क्योंकि इन्होंने डिसिप्लिन तरीके से अपना जो है ये प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू किया। तो इनका एम, मेन जो इनकी डिमांड थी कि शुगर और वीट जो है इनके लिए वो 2 कैश क्रॉप्स थी जो इस रीजन में उगाई जा रही थी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि सारे किसान जो थे दे वर ऑल रिच फार्मर्स एंड दे वर ग्रोइंग बेसिकली द cash crops. So now they said ki from the government, because with the help of cash crop government is also earning a lot. वो भी बाहर इनका सामान भेज रही हैं countries में, and they were also benefiting from the cash crop. So now they said कि हमारी जो डिमांड है कि हमें एक तो फ्लोर प्राइसेस, तो इसमें इस वाले पेज पर आप आएंगे तो ये वाले जो पॉइंट्स है जिनको मैंने अभी थोड़ा सा आपको ये हाईलाइट किया, इसको देखिए। द BKU demanded higher government floor prices for sugarcane and wheat, and they also wanted abolition of restriction on the interstate movement of farm produce. उन्होंने बोला कि फार्म प्रोड्यूस हमारा दूसरी स्टेट में जाना चाहिए, उस पर टैक्सेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, एंड गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द रीजनेबल रेट, एंड दे आल्सो वांट टू वेव ऑफ द रीपेमेंट ऑफ लोन्स ऑन द फार्मर्स। उन्होंने बोला कि जब तक गवर्नमेंट हमें हेल्प नहीं करेगी तब तक हम जो है ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारी हेल्प करे। सो दीज वर द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। और इनकी हेल्प करने के लिए जो है शेतकारी संगठन जो है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी इस मूवमेंट में उनका साथ दिया और इन्होंने इसको डिक्लेयर किया वॉर ऑफ भारत। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वॉर ऑफ भारत, जिसका मतलब है रूरल सेक्टर वर्सेस अर्बन सेक्टर, यानी कि now this is a war of the agriculturalists, the farmers against the rich people or the industrialists. So it is called the war of Bharat. तो इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसमें डेवलपमेंट कम हो रही है, क्योंकि लिबरलाइजेशन होने के बाद पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट की भी थोड़ी चेंज हो चुकी थी, एंड दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टू द फार्मर्स ऑफ देयर कंट्री। क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट्स है, इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो अमेरिका के द्वारा जिसे बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें बहुत सारी शर्तें जो थी वो बाकी देश की गवर्नमेंट्स को माननी पड़, जो भी इसके मेंबर्स थे। सो अंडर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन नाउ आवर एग्रीकल्चर वाज इन थ्रेट, वो अब खतरे में थी, तो उसको बचाना था, तो इसके लिए इन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। अब इसकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मूवमेंट की, कि ज्यादातर इसमें इन्होंने जो ये मूवमेंट किया उसमें जो डिमांड करी वो रैलीज करी इन्होंने, डिमांड वायलेंट तरीके से नहीं किया। दे हैव इट इज इंक्लूडेड रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। इन्होंने जेल भरो आंदोलन किए ताकि उनकी मांगों को
सुना जा सके। एंड बहुत सारे लाखों में जो विलेजर्स थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया और उन्होंने रैलीज करी, बहुत जगहों पर रैलीज करी, और नेशनल कैपिटल में भी इन्होंने रैली करी कि ताकि उनकी डिमांड को सुना जा सके। और इसकी एक नोवल एस्पेक्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है जो आपका एग्जाम के लिए है कि व्हाट इज द नोवल एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। इसका नोवल एस्पेक्ट है कि द मोबिलाइजेशन वाज द यूज ऑफ कास्ट लिंकेज। यहाँ पे जितने भी इसमें जो भाग लेने वाले लोग थे, ज्यादातर लोग जो थे वो एक ही कास्ट के थे। जैसे कि बाकी आपने पढ़ा कि जो आपका था ये कौन सा, आपने जब ये चिपकू आंदोलन आपने जो पढ़ा उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो आंदोलन था इसका नोवल एस्पेक्ट ये था कि इट इज अ लिंक कास्ट लिंकेज, कि ज्यादातर जो थे दे वर ऑल फार्मर्स एंड दे बिलोंग टू द सिंगल कम्युनिटी। ठीक है, इनका जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव देयर ओन कास्ट पंचायत, और जिसकी वजह से ये सबके सब एक साथ थे और एक साथ ये लोग जो है इस आंदोलन को कर रहे थे। और दूसरी खास बात क्या है इसकी आंदोलन की, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो बीकेयू ने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को डिस्टेंस किया। दे वर नॉट द पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड दे ऑपरेटेड एज अ प्रेशर ग्रुप। अभी आपने जब देखा कि जब फार्मर्स का आंदोलन हुए तो यहाँ पे, तो उन्होंने भी अपने को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रखा। तो जो उनका जो हेड थे उन्होंने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, भारतीय किसान यूनियन वाली, और उन्होंने उसी से ऑपरेट किया। तो इन लोगों ने भी, भारतीय किसान यूनियन वालों ने कभी भी अपने आप को किसी पार्टी के साथ नहीं रखा। लेकिन फिर भी ये लोग जो है कोई ना कोई पार्टी इनको हेल्प करती है तो उसकी हेल्प को ले लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद अदर फार्मर्स अक्रॉस स्टेट मैनेज टू गेट सम ऑफ देयर इकोनॉमिक डिमांड्स एक्सेप्टेड। तो उनकी कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया और कुछ डिमांड्स को नहीं माना गया, कुछ को उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया। और इसका जो मेन सक्सेस है, आउटकम जो है वो है कि इसके जो मेंबर्स हैं दे ऑल वर द फार्मर्स, और उन्होंने बाकी लोगों ने भी उनका साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जितने भी मेंबर्स हैं दे वर ऑल रिच फार्मर्स, क्योंकि ये सब कैश क्रॉप उगाने वाले। तो इनका ये जो एग्रीकल्चर कर रहे थे दैट इज नॉट फॉर सबसिस्टेंस, it is the cash crops they were growing. And finally what happened that they got the help of other organization also, जैसे शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र तो है ही, एंड रयाता संघ ऑफ कर्नाटका, इन दोनों ने मिलकर भी इनको हेल्प करी और इन्होंने अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने में इसको हेल्प करी। अब इसमें देखिए कि किस तरह से WTO जो है वो उनको करता है। तो मैंने आपको बताया कि WTO जो है वो अपनी शर्तें रखता है, जो भी मेंबर्स इसमें आते हैं जो इसको अडॉप्ट करते हैं, तो WTO जो है कुछ शर्तें उन पर रखता है। सबसे पहली शर्त उनकी ये रहती है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उनको अपने एग्रीकल्चर्स को, अपने लोगों को सब्सिडी नहीं देगी, उनको जो है उनकी एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये सबसे जो है खास बात है जिसके बारे में आपको हमने इसमें बताया। अब हम बात करेंगे अगले मूवमेंट की, पॉपुलर मूवमेंट की, जो है फिश वर्कर मूवमेंट। तो आपको पता ही है कि जो फिशरी है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ के जो फिशरमैन्स थे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, और इसका प्रोटेस्ट का कारण ये था कि वो इंडिजिनियस तरीके से फिशेस को पकड़ रहे थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया, और वो लार्ज स्केल में फिशेस को हार्वेस्ट करते थे। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा हार्वेस्टिंग हो रही है, फिश हार्वेस्टिंग, और जो बेचारे अपने सबसिस्टेंस के लिए फिशेस को पकड़ रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू गेट इट। इसके लिए जो है बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, और लोकल जो फिश वर्कर्स थे उन्होंने मूवमेंट किया। और उनका मूवमेंट का कारण क्या था कि वो मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स के अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे कि हमें इंडिजिनियस या ट्रेडिशनल तरीके से ही फिशिंग करने दी जाए, और इनको जो है, क्योंकि जो मेन जो फिशेस हैं दे आर इन द डेप्थ में, जहाँ सी डेप्थ में मिलती है, तो ये जो ट्रॉलर्स थे सारी की सारी फिशेस को इकट्ठा कर ले रहे थे और दे आर नॉट गोइंग टू गेट द फिशेस। तो इन्होंने बोला कि हमें ये इस चीज को रुकवाना है। तो नेशनल फिश वर्कर फोरम जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो आपको याद रखना है कि केरला में के जो फिश वर्कर्स थे उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये जो काम है हम करेंगे, और उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर डाला कि डीप सी जो फिशिंग है
उसे जो है कमर्शियल वेसल्स को वहां रोका जाए, ताकि जो हमारे ट्रेडिशनल जो फिश वर्कर्स हैं वो वहां जाके फिशेस को जो है हार्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए शुरू हुआ। तो जुलाई 2002 में नेशनल फिश वर्कर्स जो फोरम जो है, उन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक करी, अपोज किया इस मूव को, और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंस जो है बंद कराने की मांग करी कि फॉरेन ट्रॉलर्स को ना दिया जाए, और ये जो है उनकी ताकि इकोलॉजी को भी वो प्रोटेक्ट कर सके और जो फिश वर्कर्स की जो लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि जब आप ज्यादा फिशेस को हार्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ की जो लाइफ है, जो इकोलॉजी है सी की, दैट इज वो भी जो है खतरे में आ जाती है। सो नाउ दे डिमांडेड फॉर दिस। तो हमें ये दोनों जो आपने पढ़े, आपको इन दोनों में से जो मेन, इसमें से जो मेन पॉइंट है ये है कि फिश वर्कर्स ने केरला में शुरू किया। आपको केरला का पता होना चाहिए। और ये इन्होंने, इनका मेन प्रोटेस्ट का कारण क्या था? उनका जो मेन प्रोटेस्ट का कारण है वो है मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स, और उन्होंने बोला कि उनका लाइसेंस जो है वो बंद किया जाए। तो इन्होंने इस चीज पर यहाँ पर जो है वो अब हम बात करेंगे एंटी अरब मूवमेंट की। तो जैसे कि नॉर्थ में बीकेयू चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, वैसे ही सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में दुबा गुंटा जो एक जगह है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर विमेंस ने अब अपना प्रोटेस्ट शुरू किया, एंड इट वाज अगेंस्ट द अल्कोहल। तो वहां पर एक देसी शराब जिसे हम बोलते हैं कि लोकल जो ब्रूड जो वाइन्स थी, दैट वाज इन द मार्केट, एंड उससे क्या हो रहा था कि लोग उसको पीकर जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे थे। विमेंस बहुत ज्यादा परेशान थी कि वहां पर लोकल जो वाइन है वो अल्कोहल है जो है मार्केट में अवेलेबल थी, तो जिसकी वजह से उनके घरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसके लिए वहाँ की विमेन ने, रूरल विमेन्स ने जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, और इसके अगेंस्ट उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा कि इसको बंद किया जाना चाहिए, और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसको बंद किया जाए। तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है इसका पता तब चला जब लिटरेसी, जो उनका जो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है जिसमें कि वो विमेन शाम को स्कूल में पढ़ने आती थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर में उन्हें प्रॉब्लम है। उन्होंने कंप्लेन करी कि अल्कोहलिज्म की वजह से उनके घर में जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और उनकी जो विमेन्स जो है उनको मारा पीटा जाता है, घर में खाने को नहीं है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, और जो है गरीबी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बोला कि हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सारी विमेन्स जो थी इकट्ठा हो गई, और इन्होंने इकट्ठे होकर जो है मिलकर इन्होंने मीटिंग्स करी, रेजोल्यूशंस भी आपस में पास किए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी गई कि हमें अरब ऑक्शन जो है वो उसके अगेंस्ट जो है कदम उठाना है। और उन 17 बार जो है इसको बंद किया गया कि ये शराब ना बिके, लेकिन ये पूरी तरह से इसको बैन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको काफी रेवेन्यू मिलता है, टैक्सेस मिलते हैं इसको शराब को बेचने से, तो इन्होंने उसको बैन नहीं किया। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि अब जो अभी तो शहरों में ही चल रहा था कि सेक्सुअल अब्यूज के लिए काम किया जा रहा है, या फिर पब्लिक प्लेसेस में जो मिडिल क्लास विमेन है उनके लिए काम किया जा रहा है कि कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, कैसे वायलेंस होता है। तो ये सब चीजें उन्हें लगा कि ये शहरों के अलावा गाँव में भी है। तो अब उन्होंने बोला कि हमें जेंडर इक्वालिटी तो करनी ही है, कि जेंडर इक्वालिटी मतलब जो विमेन रूरल और अर्बन एरियाज की जो विमेन है हमें उनके लिए काम करना है। तो बहुत कोशिश की गई, बहुत सारी कैंपेनिंग की गई ताकि जेंडर इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। तो विमेन ने अपना ये शुरू तो किया, उन्होंने चाहा कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन इससे एक फायदा हुआ कि विमेन, उन्होंने देखा कि सरकार ने देखा कि औरतें किस तरह से मूवमेंट कर रही हैं और किस तरह से इसका फायदा हो रहा है। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जब पास किया गया लोकल और अर्बन एरियाज में, तो इसके में उनकी जो सीट्स हैं विमेन की वो रिजर्व कर दी गई कि 33% सीट्स पे चुनाव विमेन लड़ेंगी, ताकि क्योंकि वो अच्छे से अपने एरिया को देख सकती हैं, अपनी बात को रख सकती हैं। और उसके लिए उन्होंने दलित्स और ओबीसीज के लिए भी उन्होंने सीट्स को रिजर्व किया, और विमेन के लिए भी उन्होंने सीट्स को रिजर्व किया। तो सबसे बड़ा फायदा हुआ एंटी अरब मूवमेंट का कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा अब विमेन जो है उनको जो है असेंबली में या लोकल गवर्नमेंट में उनको अपनी बात कहने का मौका मिला, और उनको भी जो है उन्होंने भी अपने गांव के लोगों को रिप्रेजेंट किया और उनकी बात
बात को सामने रखा। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ जो है एंटी अरब मूवमेंट का। इसे बंद तो नहीं किया जा सका, हाँ, लेकिन विमेन के लिए सीट्स जो है वो हमेशा के लिए रिजर्व